आज का टॉपिक है विद्युत द्विध्रुवों की भौतिक सार्थकता और दूसरा टॉपिक का नाम है एक समान विद्युत क्षेत्र। एनसीईआरटी बुक आप लोग को लिखता है एक समान बाह्य क्षेत्र। एक समान बाह्य क्षेत्र या एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के कारण या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण बल युग्म एवं बलाघूर्ण। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं, पहला टॉपिक का नाम है द्विध्रुवों की भौतिक सार्थकता। तो द्विध्रुवों की भौतिक सार्थकता या भौतिक सार्थकता का मतलब समझना है, इसी को हम लोग अभिप्राय भी कह सकते हैं। अभिप्राय या अर्थ इसी को बोल सकते हैं। भौतिकी अर्थ क्या होता है? तो द्विध्रुवों की भौतिक सार्थकता, भौतिकी अभिप्राय या भौतिकी अर्थ क्या है? तो हम जानते हैं पदार्थ है जो अणु से मिलकर बने होते हैं और अणु प्रायः प्रकृति में विद्युता उदासीन होता है। प्रकृति में विद्युता उदासीन होता है, लेकिन प्रकृति में विद्युता उदासीन होता है जिनके गुणों का अध्ययन हम लोग द्विध्रुव की सहायता से करते हैं, जिसे विद्युत द्विध्रुव का भौतिक अभिप्राय कहा जाता है। जब कभी आपको कहा जाए कि द्विध्रुवों की भौतिक सार्थकता से आप क्या समझते हैं, तो आपको बताना होगा कि पदार्थ अणु से मिलकर बने होते हैं, अणु प्राय प्रकृति में विद्युता उदासीन होते हैं, जिनके गुणों का अध्ययन द्विध्रुव की सहायता से किया जाता है। द्विध्रुव के आधार पर पदार्थ के अणु दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम है ध्रुवीय अणु, एक का नाम है अध्रुवीय अणु। एक को बोला जाता है पोलर मोलिकुल्स, एक को बोला जाता है नॉन पोलर मोलिकुल्स। तो कहा जाएगा ध्रुवीय अणु क्या है, अध्रुवीय अणु क्या है? तो कहा जाता है धन आवेश का केंद्र और ऋण आवेश का केंद्र जब एक दूसरे के समपाती नहीं होते हैं, जैसे एक प्लस माइनस है प्लस माइनस है, तो जो आप समपाती देख रहे हैं, समपाती न रहकर इस प्रकार से रहता है, यानी कि जैसे तैसे जब रहता है, समपाती नहीं होता है तो ध्रुवीय अणु, और जब समपाती हो जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं अध्रुवीय अणु। इसके बारे में अभी हम आपको डिटेल थ्योरी बताते हैं। अभी हम आप लोग को इस टॉपिक के बारे में कुछ जरा बता दे रहे हैं कि क्या क्या पढ़ना है। फिर आपको दूसरा टॉपिक में जानना है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण बल युग्म। तो एक समान विद्युत क्षेत्र आप जान रहे हैं, जैसे कोई आप लोग का कोई सतह है, इसमें एक समान विद्युत क्षेत्र है वेक्टर ई, एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया वेक्टर ई, सबका वेक्टर ई है, में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण एक पॉजिटिव चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज बहुत कम दूरी 2a पर रखा गया है। ये दोनों आवेश बहुत कम दूरी 2a पर रखा गया है। पॉजिटिव के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा में और निगेटिव के कारण विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण बल युग्म का मतलब एक पॉजिटिव चार्ज के कारण निगेटिव चार्ज के कारण, यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के कारण धन आवेश और ऋण आवेश के कारण एक ही समय जो बल कार्य करता है वो बल युग्म कहलाता है। इस बल युग्म का मान जो होता है आपका शून्य होता है, यानी कि अभी हम आपको आगे चर्चा करते हैं। अब बल युग्म जानना है, फिर पढ़ना है बलाघूर्ण। तो बलाघूर्ण में एक फॉर्मूला सिद्ध करेंगे, पी टॉर्क्यूरा और पी साइन थीटा। इतना चीज़ आज हम ये दोनों टॉपिक में जानेंगे। तो आइए हम टॉपिक को शुरू करते हैं। पहला आपका टॉपिक है द्विध्रुवों की भौतिक सार्थकता क्या है। तो द्विध्रुवों की भौतिक सार्थकता यानी कि भौतिकी अर्थ यानी कि फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल। तो मैंने जैसे अभी आप लोग को पीछे बताया कि विद्युत द्विध्रुवों की भौतिक सार्थकता यह है कि पदार्थ अणुओं से मिलकर बने होते हैं जिसकी प्रकृति विद्युता उदासीन होता है, यानी कि पदार्थ के अणु जो होते हैं जो प्राय विद्युता उदासीन होते हैं, जिनके गुणों का अध्ययन विद्युत द्विध्रुव की सहायता से करते हैं, इसे हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव की भौतिक अभिप्राय। जब आपको कभी 2 नंबर का आता है एग्जाम में क्वेश्चन, तो आप इतना लिख सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव का भौतिक अभिप्राय यह है कि पदार्थ अणुओं से मिलकर बने होते हैं जिसकी प्रकृति विद्युता उदासीन होता है, जिनके गुणों का अध्ययन द्विध्रुव की सहायता से किया जाता है। इतना हम जान लेंगे विद्युत द्विध्रुव की भौतिक सार्थकता में। फिर कहा जाता है द्विध्रुव के अणु के आधार पर, यानी कि द्विध्रुव के आधार पर आपका अणु 2 प्रकार के होते हैं।
एक को बोला जाता है आप लोग को ध्रुवीय अणु और एक को बोला जाता है अध्रुवीय अणु। तो पूछा जाएगा आपका कि ध्रुवीय अणु क्या है और अध्रुवीय अणु क्या है। तो जैसा कि मैंने आप लोग को पीछे बताया कि धन आवेश का केंद्र और ऋण आवेश का केंद्र संपाती जब नहीं होता है तो ध्रुवीय अणु कहलाता है, जब संपाती नहीं होता है तो ध्रुवीय अणु कहलाता है, और जब संपाती हो जाता है तो उसे अध्रुवीय अणु कहलाता है। संपाती का मतलब देखिए, इसमें माइनस प्लस यानी कि संपाती नहीं है। संपाती का मतलब क्या होता है, जैसे हम एक पेज पर जब दूसरे पेज को रखें तो अपने आप ढक ले, उसे संपाती बोलते हैं, या इसी को आच्छादित बोलते हैं। तो यानी कि ध्रुवीय अणु में क्या होता है, संपाती नहीं होता है। जैसे देखिए जल का अणु, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, Cl का अणु, ये जैसे आप देखिए ये H2O में एक ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये इसके अणु, इसके ऋणावेश, इसके धनावेश, इसके ऋणावेश, इसके धनावेश कभी भी एक दूसरे को आच्छादित नहीं करते हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं ध्रुवीय अणु कहते हैं। अब हम जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अणु है, वो भी ध्रुवीय अणु है इसका। लेकिन जब हम ध्रुवीय अणु को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो यह ध्रुवीय अणु अध्रुवीय अणु हो जाता है, अर्थात धनावेश का केंद्र और ऋण आवेश के केंद्र दूसरे के संपाती हो जाते हैं। क्वेश्चन जैसा ऑब्जेक्टिव में देता है कि निम्न में ध्रुवीय अणु कौन है। ऑप्शन दे देगा CO2, HCl, CH4 ऑल। तो आपको चेक करना है इसमें कि ध्रुवीय अणु कौन है। तो मैंने एग्जांपल बताया H2O, HCl, तो इसमें आप लोग का B है, तो इसमें ऑप्शन नंबर B मारना है, ध्रुवीय अणु। इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब हम सेकंड जानते हैं अध्रुवीय अणु। अध्रुवीय अणु क्या है, तो मैंने बताया पदार्थ के वे अणु जिसमें धन आवेश का केंद्र और ऋण आवेश का केंद्र संपाती होते हैं, यानी कि एक दूसरे पर आच्छादित हो जाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं अध्रुवीय अणु। यह विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी आच्छादित होता है और यह विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में भी आच्छादित होता है। यानी कि ये जो आप लोग देख रहे हैं ये विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में भी आच्छादित होता है और विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में आच्छादित होता है। जैसे में आपका CO2, मीथेन, बेंजीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसी जिस प्रकार से यहाँ पर मैंने बताया कि निम्न में कौन ध्रुवीय अणु है, उसी प्रकार आपका ध्रुवीय अणु दे देगा। CO2, CH4 आपका ध्रुवीय अणु हो जाता है। इसी प्रकार से इससे जितना आप एग्जाम्पल देख रहे हैं उतना ऑब्जेक्टिव बन जाता है। फिर आप लोग का सेकंड मैंने आप लोग को बताया से विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी है अध्रुवीय अणु होता है, और ये विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ध्रुवीय अणु होता है। यानी कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में भी धनावेश का केंद्र ऋण आवेश के केंद्र संपाती हो जाते हैं, और ये पहले से भी ऑटोमेटिक संपाती होते हैं। संपाती का मतलब एक दूसरे पर आच्छादित होना। अब आपका हेडिंग है एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र को ही कहते हैं बाह्य क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के कारण बल युग्म में मैंने बताया कि बल का मतलब फोर्स हो गया, युग्म का मतलब जोड़ा हो गया। जब दो बल एक साथ लगता है उसे बल युग्म कहते हैं। अब बलाघूर्ण, आइए हम देखते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में बल आघूर्ण और बल युग्म क्या है। तो देखिए सबसे पहला आपका डायग्राम समझना है कि वेक्टर ई वेक्टर ई वेक्टर ई वेक्टर ई, ये है जो एक समान विद्युत क्षेत्र है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई है। एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में एक विद्युत द्विध्रुव यानी कि निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को बहुत कम ध्रुव, यानी कि ए भी एक विद्युत ध्रुव है, ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है। यानी कि पहले बोलेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में ए भी एक विद्युत द्विध्रुव को रखा गया है जो ई के साथ यानी कि वेक्टर ई के साथ थीटा कोण पर झुका है। यानी कि इसे आप लोग लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में बल आघूर्ण है जो थीटा कोण पर झुका है, यानी कि थीटा कोण पर है जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जो झुका हुआ है। यानी कि वेक्टर ई के साथ थीटा कोण पर झुका हुआ है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब हम लोग इसमें हमको एक फार्मूला सीख करके लाना है, टॉर्क क्यू बराबर वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। तो आइए हम आप देखते हैं प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल कार्य करता है
और माइनस का विद्युत क्षेत्र के विपरीत समय बल कार्य करता है। यही बात को यहाँ पर लिख दिया गया है कि प्लस आवेश एवं माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र में आरोपित बल, तो एफ ए दिया गया है प्लस वाला, क्यू ई हो जाता है, एफ बी दिया गया है, जैसे हम पढ़े फार्मूला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मी बराबर एफ बट्टा क्यू, इसी से हम लोग निकालते हैं एफ बराबर क्यू ई। तो एफ बराबर क्यू ई हो गया निगेटिव चार्ज के कारण, बल युग्म हो गया एफ बराबर एफ ए प्लस एफ बी, यानी कि एक निकाल दिए पॉजिटिव के कारण, एक निकाल दिए निगेटिव के कारण, दोनों के यहाँ पर जोड़ दिया गया। यहाँ बल युग्म को मान लिया गया एफ, यानी दोनों बल को जोड़ करके एफ मान लिया गया है। जब दोनों को जोड़ते हैं तब बल युग्म का मान शून्य आ जाता है। तो कभी भी आपको एग्जाम में पूछता है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में बल युग्म का मान क्या होता है, तो ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन आएगा शून्य। लेकिन कोई पूछेगा एक समान विद्युत क्षेत्र में प्रत्येक आवेश पर आरोपित बल का परिमाण, यानी दोनों आवेश पर आरोपित बल का परिमाण एक दूसरे का क्या होता है, दुगुना, समान, असमान, बराबर। तो आपको ऐसा ऑप्शन देगा, तो बोलना कि प्रत्येक आवेश का परिमाण समान होता है लेकिन बल युग्म है जो शून्य होता है। अब हम चलते हैं बला घूर्ण की बात करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं टॉर्क। तो बला घूर्ण में क्या होता है कि किसी एक आवेश पर आरोपित बल का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों आवेशों के बीच की लंबवत दूरी जो विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, लंबवत दूरी के गुणनफल को बला घूर्ण कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है बला घूर्ण बराबर बल का परिमाण गुना बीच की दूरी, यानी कि बल का परिमाण को एक ले लेंगे और बीच की दूरी यानी कि लंबवत दूरी बोलना होगा। ऐसी है जो लंबवत दूरी है, ये ऐसी लंबवत दूरी को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, यानी कि बीच की दूरी। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि बल घूर्ण को टॉर्क्यू द्वारा सूचित करते हैं। और बल का परिमाण यानी कि कोई एक बल का परिमाण लेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं एफ बराबर क्यू ई, एफ बराबर माइनस क्यू ए, फिर भी परिमाण आपका पॉजिटिव होता है तो क्यू ई लिख दिए। और बीच की दूरी आपका चित्र से दिखाई दे रहा है ए सी है, तो हम लोग यहाँ पर ए सी लिख दिए। तो क्यू ई इंटू ए सी, तो क्यू ई इंटू ए सी, क्यू ई तो हमको बल का परिमाण मालूम हो गया, लेकिन हमें ए सी मालूम नहीं है। ए सी को मालूम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं चित्र से, यानी चित्र से त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं, यानी कि राइट एंगल हम लोग त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं। तो हम पढ़े त्रिकोणमिति में क्या चीज़ कि जब कोई समकोण त्रिभुज में कोई एक भुजा और कोई एक कोण मालूम होता है तो हम ऑटोमेटिक तीसरी भुजा निकाल लेते हैं। तो हमें द्विध्रुव आघूर्ण से एक भुजा हाइपोटेनस यानी कर्ण मालूम है और एक एंगल मालूम है थीटा, तो हम ऑटोमेटिक एसी को निकाल सकते हैं। लेकिन लंब जिसे हम लोग को निकालना होता है उसे ऊपर रखते हैं और जो मालूम रहता है उसे नीचे रखते हैं। जैसा कि हम लोग को मैथ में पढ़ाया गया था, जिसे निकालना है उसे ऊपर रखते हैं और जिसे जो दिया हुआ उसको नीचे रखते हैं। यानी कि ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, और लंब बटा कर्ण का कोई फार्मूला होता है साइन थीटा, तो यही फार्मूला हमने यहाँ पर लगा दिया है, साइन थीटा बराबर ए सी बाई ए बी, लंब बट्टा कर्ण। ए बी को यहाँ पर 2a लिखा गया है, ए बी को यहाँ पर 2a लिख दिया गया है, यानी कि ए बी को 2a लिख दिया गया। तो साइन थीटा बराबर ए सी बट्टा ए बी है, ए सी निकालना है हमको, तो ए सी बराबर कर दिया ए बी साइन थीटा। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, ए सी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ए सी बराबर 2a साइन थीटा है। तो 2a जो साइन थीटा आप देख रहे हैं, तो ए बी आपको जो द्विध्रुव आघूर्ण है यानी कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 2a साइन थीटा। तो समीकरण 1 में हम लोग 2 से मान जा कर के ए सी के रख देंगे, तो एक आपका कंसेप्ट आता है क्यू ई 2a साइन थीटा। तो हम क्यू ई बराबर फार्मूला पढ़ें एफ, तो एफ हमको लाना नहीं है क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण हमको लाना है। तो क्यू इंटू 2a यानी कि दोनों आवेशों के बीच किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग बला घूर्ण कहते थे, यानी कि पी कहते थे। तो क्यू इंटू 2a बराबर हमने यहाँ पर पी लिख दिया, ई को ई लिख दिया साइन थीटा। तो टॉर्क्यू बराबर आ गया वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। मैंने पढ़ा है फार्मूला वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा एन का, यानी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा। इस कंसेप्ट से हम लोग इसको लिख दिए। अब आपसे पूछा जाएगा कि बला घूर्ण कौन राशि है, ऑब्जेक्टिव के लिए सदिश राशि है। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, इसका ऐसा मात्रक न्यूटन मीटर होता है। बीमा आपका ml स्क्वायर टी के पावर -2 होता है। आखिर ये कैसे आता है बीमा हम देखते हैं।
तो पहले हम लिखते हैं टॉर्क्यू और फार्मूला हो जाता है PE sin थीटा। मैंने आप लोग को बताया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसका ऐसा ही मात्रक बताएं कूलाम मीटर। ई का मतलब होता है न्यूटन प्रति कूलाम, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। कूलाम से कूलाम कैंसिल हो जाता है, इसे हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन मीटर, यानी कि ये सही मात्रक आ जाता है न्यूटन मीटर। पूछा जाएगा इसका बीमा क्या होता है, तो बल का बीमा होता है M, L T⁻², M का होता है L, इसके पावर 1 इसके पावर 1 तक जुड़ जाता है, बेस जब इक्वल रहता है तो पावर जुड़ जाता है, T⁻²। जैसे हम पढ़े हैं बच्चा क्लास में A के पावर M इंटू A के पावर N, A के पावर M प्लस N। अगला हम एक नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे संतत आवेश वितरण।